हेलो दोस्तों, कर्मों के फल देने के, कर्मों के फल मिलने के योग कैसे बनते हैं, संयोग कैसे बनते हैं, मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि कर्म अपना फल दिए बगैर नहीं रहते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म बुरे फल देते हैं। लेकिन ये फल कब देते हैं और किस तरह से देते हैं, किस तरह से ये अपनी परिस्थितियां जनरेट करते हैं, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कर्म जब पक के तैयार हो जाते हैं, यानी वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो अपने अनुसार परिस्थितियां जनरेट कर लेते हैं, जिन्हें योग कहते हैं, संयोग कहते हैं, संजोग कहते हैं। तो मान लो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना होगा तो वो कर्म है, वो अपने अनुसार ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर लेगा। मान लो आपके पास पैसा आना होगा तो आपसे मेहनत है, काम है, करवा लिया जाएगा। आपके संयोग ऐसे बैठेंगे कि आपको कहीं जॉब मिल जाएगी, या कहीं ना कोई ऐसा आप सौदा करोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करोगे जिससे आपको बेनिफिट हो। और वहीं अगर आपके लगना होगा तो भी वैसा ही कुछ जरूर होगा। यानी ये जो कर्म है ये अपने अनुसार परिस्थितियां तैयार कर लेते हैं, योग तैयार कर लेते हैं। और इसका मैं एक शानदार एग्जाम्पल देके आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल जो एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है, लेकिन बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में मैं बाद में एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करूंगा, अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला तो चलो बात शुरू करते हैं। दिनेश नाम का एक बच्चा, एक लड़का, जो कि अपने गांव से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का ये है, और घर में मम्मी पापा भाई बहन और ये खुद छोटा भाई है। ये अभी शहर गया है कमाने के पर्पस से, लगभग 22 साल का ये है। वहां गया और ये लगभग उसे कोई छोटी सी जॉब मिली थी, जिसमें वो लगभग 2-4 घंटे जाता था, और 500 रुपए, कभी 200 रुपए, मतलब एक डिलीवरी बॉय जैसे सी इसको नौकरी वहां पे मिली थी। और फिर वहां से इसकी जानकारी इसके दो फ्रेंड मनोज और भंवर, ये दो फ्रेंड से इसकी जानकारी हुई, दोस्ती बढ़ी। ये सब लोग मिलके जुआ खेलते थे, सट्टा खेलते थे। जो भी पैसा इनके पास आता था वो जुए सट्टे में लगा देते। कभी इनके पास पैसा आ जाता था तो कभी ज्यादा लग जाता था। ऐसे करके इनकी बढ़ गई आदत। अब ये जो दिनेश था, ये गांव में कहता था कि मुझे एक पंखे की कंपनी में जॉब मिली। अब मतलब ये एक बहाना इसने क्रिएट किया कि मुझे पंखे की कंपनी में जॉब मिली है, मुझे मैं 8-10 हजार रुपए मुझे मिल जाते हैं और मैं धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। तो गांव वाले संतुष्ट थे, बोले ठीक है, जॉब मिली है। इधर इनका डेली जुआ चलता था। तो अब जब इनके जुए में पैसे लगातार लग रहे थे तो इन सब ने मिलकर प्लान किया कि अब की बार कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो रिटर्न है वो बड़ा आएगा, और फिर जीत के हम साइड हो जाएंगे, फिर जुआ नहीं खेलेंगे। इन सब ने प्लान बनाया कि 1-1 लाख रुपए का जुगाड़ करते हैं, 3-4 लाख रुपए एक साथ लगाएंगे जुए में और पैसा जीत लेंगे। अब दिनेश को 1 लाख रुपए लाने थे। वहां पे तो वो क्या काम करता था, उसका गुजारा भी नहीं चलता था। तो उसने एक प्लान बनाया। उसको पता था कि मैंने पंखे की कंपनी में जॉब का बहाना बनाया। ये गांव आया। इसके गांव के लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में एक माता जी का मंदिर था। पहले वो छोटा मंदिर हुआ करता, लेकिन उसकी मान्यता काफी ज्यादा थी। अब वो बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, उसका अभी भी भवन निर्माण बनके तैयार हुआ। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं यहाँ पे वॉलेंटियर के तौर पर काम करता हूँ, और वो जानकारी भी थी उस मंदिर में उसकी। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे एज ए वॉलेंटियर काम करना चाहता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें लगभग 2,000 रुपए का एक पंखा जो आता है मार्केट में वो मिलता है। उसने कंपनी का नाम भी बता दिया, झूठा वूठा, जो ब्रांडेड कंपनी थी उसका। उसने कहा कि मैं ये पंखा 1,000 रुपए में दिलवा दूंगा। हम क्या करते हैं, लोगों से चंदा करते हैं, और 1,000 रुपए का एक पंखा करके ये जो पूरा हॉल है, ये पूरी बिल्डिंग है जो मंदिर के थे, उसमें 100 पंखे अपन लगवा लेते हैं, और इसके लिए मैं चंदा करता हूँ। तो उसने गांव के 1-2 को और लिया और गांव में चंदा इकट्ठा करने निकल गया। लगभग 100 जनों से इसने 1,000 रुपए लिए और 1 लाख रुपए चंदे के कर लिए। और फिर ये कह के कि मैं शहर जा रहा हूँ और मैं वो पंखे जो ही अरेंज हो जाते हैं तो यहाँ से 1-2 को बुलवा लूंगा और हम सब पंखे यहाँ पे ले आएंगे।
इस तरह से 1 लाख रुपए लेके वहां से निकल जाता है। अब ये शहर जाते ही क्या होता है, वही बात है, ये जुए में इन्वेस्ट करता है और ये वापस से हार जाते हैं। अब इनकी हालत ये हो कि ना ये घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं, ना किसी को बताने के जैसे रहते हैं। तो अब इसको शर्म फील होती है, अंदर डिप्रेशन चल रहा होता है कि अब क्या करूं, लाख रुपए भी लग गए, गांव में क्या जवाब दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये भाई साहब जो दिनेश भाई साहब है, ये सुसाइड कर लेते हैं वहां पे, जो कि एक सही रास्ता नहीं है, लेकिन उसको उस पे वही लगा। पहले वो जुए की लत में पड़ गया, फिर वो उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड तो कर लिया, लेकिन कर्म कहाँ बख्शते हैं। जो 1 लाख रुपए उसने लिए थे वो तो उसको चुकाना था। अब ये कैसे चुकाएगा, वो अपन आगे बात करते हैं। अब उसी बड़े शहर में जहां पर ये दिनेश आया था, एक पिंटू पिंटू नाम का व्यक्ति, जो कि सड़क के कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, साथ में जुए सट्टे का भी काम करता था। और ये 1 लाख रुपए जो पिंटू 3-4 लाख रुपए हारा था ना, ये सॉरी वो जो दिनेश हारा था और दिनेश के दोस्त हारे थे, उन्होंने जो पैसे दिए थे वो इसी पिंटू को दिए थे। इस पिंटू का एक भाई जो है, वो अभी 1-2 साल पहले ही एक बड़ी पंखे की कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर लगा था। और उस भाई का नाम था शशिकांत। ये शशिकांत जब छोटी नौकरी करता था, मतलब ये ब्रांच मैनेजर पंखे की कंपनी बनने से पहले कोई छोटी नौकरी करता था। अब इसको पता चला कि ऐसे उस फलानी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कोई ट्रेनिंग करनी थी, कोई कोर्स करना था, और साथ में उसको थोड़े इंटरव्यू में पैसे वगैरह चाहिए थे। ऐसे करके उसने अपने इसी भाई पिंटू से 1 लाख रुपए उधार लिए और पिंटू ने दे दिए, क्योंकि उसके जुए सट्टे में पैसे आते रहते थे, उसको कोई परवाह नहीं। उसने कहा अरे यार तू रख, मत देना वापस। तो आज ही कोई जुए से जीत के लाया था, 1 लाख रुपए उस भाई को दी। तो उसने फिर वो सारा जुगाड़ किया, ट्रेनिंग वगैरह की, और वो ब्रांच मैनेजर बन गया, उसकी अच्छी सैलरी हो गई। अब उसने चुकाए नहीं चुकाए वो बाद की बातें हैं, लेकिन कुल मिला के शशिकांत जो है वो ब्रांच मैनेजर बन गया। अब ये शशिकांत उस मंदिर में जाता था, उसके पूरा परिवार उस मंदिर में जाता था, जिस मंदिर के लिए जो दिनेश है वो 1000 रुपए का जिसने चंदा इकट्ठा किया था दिनेश ने, और वहां पे पंखे लगवाने की बात कही थी। अब ये रेगुलरली जो शशिकांत और उसका परिवार वहां पे मन्नत मांगने जाता था, तो कई दिनों से उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसी मंदिर में वो मन्नत मांगता था। और अब रिसेंटली ये हुआ कि उसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया था, और क्योंकि वो बहुत खुश था, इसलिए वो सह परिवार उस मंदिर में गया, और मंदिर में भगवान के आशीर्वाद के साथ वहां पे पैसे भी चढ़ाए, और साथ में उस मंदिर को, क्योंकि वो पंखे की कंपनी में काम करता था, इसके लिए आसान था उसके लिए पंखों को डिस्काउंट में लेना, तो 100 पंखे उस मंदिर में उसने दान कर दिए। तो शशिकांत ने वहां पर 100 पंखे दान कर दिए, जो कि लगभग उसको 1 लाख रुपए के आसपास पड़े। इस तरह से उस मंदिर तक तो पंखे पहुंच गए, यानी लोगों के जो 1000 रुपए उस गांव के लगे थे, उनका रिस्पॉन्स तो आ गया, उनका फल तो मिल गया। यानी मंदिर में जो पंखे लगने थे वो काम तो हो गया, लेकिन वो हुआ शशिकांत के द्वारा, ठीक है। और पिंटू ने वो 1 लाख रुपए दिए थे अपने भाई को बहुत साल पहले, तो कहीं ना कहीं वही 1 लाख रुपए जाकर आज मंदिर में लगे जुए वाले। और वो पिंटू ने जो जुए से रुपए कमाए थे वो दिनेश से कमाए थे। तो इस तरह से एक सर्कल बना कि वहां तक तो हो गया। अब बात ये थी कि दिनेश के पैसे शशिकांत के थ्रू तो आ गए, लेकिन अभी दिनेश ने कहाँ चुकाए। दिनेश ने तो वो ले लिए गांव वालों से, और वो तो खा गया पैसे, उसके पैसे तो नहीं थे ना वो, तो वो कैसे चुकाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है 20 साल बाद। 20 साल बाद में उस बड़े शहर के दूसरी दिशा में, जिस दिशा में वो मंदिर वाला गांव था, उसके विपरीत दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूर एक परिवार में, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से परिवार में एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है वैभव। ये वैभव जो है, ये जल्दी ही इस पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए ये लगभग 17-16 साल का ये कमाने लग जाता है। और ये भाई साहब जो है मजदूरी का काम करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे एक तरीके से दिहाड़ी मजदूरी,
और दिन का ये 1000-2000 रुपया कमा लेते हैं। और 2-3 साल काम करने के बाद में घर खर्चा चलाने के साथ साथ ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए खुद के पास इकट्ठे कर लेता है। फिर उसको दिल्ली के किसी एजेंट या एजेंट कंपनी का पता चलता है जो लोगों को विदेश भेजती है, उनको अच्छी नौकरी दिलवाती है। वो वहां पूछताछ करता है तो उसकी एक एजेंट से जानकारी होती है और उस एजेंट से पता चलता है कि 2 लाख रुपए उसको जमा करवाने हैं और विदेश में उसकी 70,000 पर मंथ की नौकरी उसकी लग जाएगी। ये पक्की बात है। तो उसने अपने दोस्त को भी एक ये बात बताई तो उसके दोस्त भी तैयार हो गए, बोले यार मैं भी चलूंगा। तो उसने उस एजेंट को कम ज्यादा के कह के लिए उसने फिर 3 लाख में वो मामला सेटल करवाया, लेकिन अपने दोस्त को ये बताया कि भाई 2.25 लाख 2.25 लाख लगेंगे। खुद के पास उसने जो भी 2-2.5 लाख थे उसमें से 1.25 लाख रुपए और प्लस दोस्त के 1.75 मिला के उसने कंपनी को, उस एजेंट को 3 लाख दिए। एजेंट ने स्वयं ने 1.5 लाख खुद के पास रखे, 1.5 लाख अपनी कंपनी में जमा कराए और उन दोनों को विदेश भेज दिया। वो जो एजेंट था वो कौन था पता है? वो शशिकांत का जो बेटा रवि, जिसके जन्मदिन पर उसने पंखे लगवाए थे, ये रवि था। और ये रवि ने इससे, जिससे अभी वैभव से पैसे लिए थे, ये वैभव वही दिनेश था जिसने किसी जमाने में पंखों का चंदा इकट्ठा करके वो पैसा जो है वो जुए में लगा दिया था। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल बना और इसके पास जो पैसा आया, रवि के पास जो 1.5 लाख था, उसमें से इसने लगभग 29,000 रुपए रखे। 1,21,000 इसने उस दिन, क्योंकि इसके पापा शशिकांत का बर्थडे था, उनके बर्थडे पे ले जाके उनको चेक दिया, गिफ्ट दिया शाम को। तो शशिकांत के पास वो 1 लाख जो पंखों के लगे थे वो ब्याज सहित रिटर्न हो गए। तो इस तरह से ये कर्मा का पूरा साइकिल बना और इस तरह से सबने अपना अपना कर्म भुगता और हैप्पी एंडिंग हुई। ठीक है, लेकिन यहां से ये पता चलता है कि कर्म सबको भोगना पड़ता है और इस तरह से जो कर्म है खुद अपनी परिस्थितियां जनरेट कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं उस स्टोरी की जो पर्सनल स्टोरी है, ये मुझसे जुड़ी हुई है। मैं, मेरी बहन, वाइफ और बच्चा, ये सब लोग हम घूमने गए हुए थे ऋषिकेश, मसूरी वगैरह। तो ऋषिकेश जब हमारा वापसी का टाइम आ गया था ऋषिकेश से, तो उस वक्त क्या हुआ, मेरी बहन को पहले निकलना था, उसको दिल्ली आना था, उसकी रात की 9 बजे की फ्लाइट थी। अब हमें तो एक दिन वहां पे अभी और स्टे करना था, बहन को निकलना था और हम किसी मंदिर में गए थे नीलकंठ वगैरह, तो इस वजह से हम लेट हो गए। उसका रीजन भी कहीं ना कहीं मैं था, किसी और काम में लग के डिले कर दिया, इस वजह से हम वापस आने में लेट हुए, जिस वजह से मेरी बहन की एक शेयरिंग वाली टैक्सी बुक की हुई थी ऋषिकेश से दिल्ली के लिए, वो छूट गई। अब उसके बाद में उन्होंने दूसरी टैक्सी बुक की, उसने कहा कि मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, 20 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसे करके उसने 2 बजे से वेट करना हमने स्टार्ट किया था, 3 बजे तक हम वेट कर रहे थे, वो टैक्सी नहीं आई। अब 3 बजे वो हाई टाइम था, अब इससे लेट करने का मतलब वो फ्लाइट 100% छूटनी थी, अभी भी भरोसा नहीं था कि वो मिल जाएगी। आखिरकार उसने जो व्यक्ति टैक्सी वाला था उसने वो फोन उठाना भी बंद कर दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया, कैंसिल करवाई। उस वक्त मैंने कहा यार ये तो मेरी वजह से भी लेट हो गई, इसकी फ्लाइट भी मिस हो जाएगी, पैसे भी जाएंगे और क्योंकि अगले दिन उसको ऑफिस ज्वाइन करना था, वो डॉक्टर है, तो इस केस में सारा ही जो मिसमैच हो जाता। मैंने अपने इष्ट से मांगा कि ईश्वर व्यवस्था कर जैसे तैसे, तो उसने किसी दूसरी ऐप से वो पहले वाली बुकिंग कैंसिल करके दूसरे ऐप से बुक की और इंस्टेंट उसकी जो टैक्सी है, एक इनोवा कार वहीं पे खड़ी थी, जस्ट वहीं पे जहाँ पे हम खड़े थे, वो किसी को दिल्ली से लेके आया था ऋषिकेश छोड़ने, और उस ऐप से वो बुक हो गया और उसने तुरंत बस वहीं पे खड़ा, बोले दीदी मोड़ के लाता हूँ चलो दिल्ली। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जैसे 1000 रुपए नॉर्मली शेयरिंग वाली टैक्सी के थे, लेकिन उसमें वो अकेले करके ले गई तो लगभग 5000 पड़े उसके, फ्लाइट के ऑलरेडी उसके 7000 थे कोलकाता जाने के। लेकिन अब जब आपके पैसे नहीं लगने होते हैं, मतलब आपके उतने ही लगने होते हैं जितने आपके लगने थे, तो आपके फिर ज्यादा नहीं लग सकते, और जब ज्यादा लग जाते हैं तो वो रिटर्न होते हैं। तो कर्म अपने योग कैसे बनाता है यहाँ पे देखना, यानी आपको पैसा रिटर्न करना है तो उसका क्या तरीका है। वहां पे वो टैक्सी मिली जिसके 5000 रुपए उसको पे करने पड़े, और वो लगभग आधे घंटे पहले वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, और जल्दबाजी में जब एंट्री की उसने रिसेप्शन पर, वो एयरपोर्ट पे अपनी जो बोर्डिंग पास लेते हैं वहां से वो आगे बढ़ी, तो बोर्डिंग पास वालों ने कहा कि मैम आपका जो आज
ऑफर है, हमने जो आपका जो टिकट था वो हमने बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया है, तो आप जाइए बिजनेस क्लास में बैठिए। तो यानी जो नॉर्मल फ्लाइट का टिकट है वो लगभग 7,000, बिजनेस क्लास का लगभग 15-20 हजार होता है। तो उसको उस दिन बिजनेस क्लास में मिला और बढ़िया उसको खाना मिला, ड्रिंक्स वगैरह मिल गई, तो आराम से उसका सफर कटा, वो टाइमली पहुंच भी गई, फ्लाइट भी मिल गई और फ्लाइट में भी उसका प्रमोट होके बिजनेस क्लास में हो गया। तो वो एक तरीके से पैसा उसको रिटर्न हो गया जो उसको टैक्सी के लिए पे करना पड़ा था। तो जब नहीं लगना होता है तो कर्म आपको इस तरह से रिटर्न कर देता है, और जब लगना होता है तब आपको दोबारा जन्म लेकर आना पड़ता है। लेकिन जो चीज आपको, जो आपने कर्म किए उसके फल भोगने ही पड़ते हैं, और कर्म अपने अपने तरीके से वो आपको भुगताते ही हैं। ठीक है, अच्छा फल है तो भी और बुरा फल है तो भी वो अपने आप योग बना देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, और वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।